एक तो ऐसा लग रहा था कि बिहार से आके मैंने बिहार में पैदा होकर गलती कर दी हो। यहाँ से धमकी आता था, उधर से धमकी की तुमको उठा लेंगे, तुमको कुछ भी कर देंगे। मतलब कोई ऐसा दरवाजा नहीं है जो हमने खटखटाया नहीं था। तो जो कंपनी मैंने खुद बनाई थी उसमें मैंने फाउंडर से लेके एग्जीक्यूटिव और बाद में मैंने उसका नामो निशान मिटा दिया। तो हमने सोचा कि खाने के व्यवसाय करते हैं, क्योंकि उसको मैं अब ठीक से समझ गया था। ये लोग जो बार बार जो हमें बिहारी गाली की तरह देते हैं ना, हम बताएंगे कि हम बिहार से हैं तो हम बिहारी क्या कर सकता है। ठीक है। हाँ दोस्तों, मैं हूँ आलोक रंजन। मैं आया हूँ चंपारण बिहार के एक छोटे से गांव से, और गांव की गलियों से निकल के जो स्टॉक के मंच तक आ पहुंचा हूँ और अपने साथ एक पूरा गांव समेट लाया हूँ। वही गांव जिसको आज से कुछ दिन पहले आपने शार्क टैंक पे देखा होगा। ये वही गांव है कि जब हम इसकी शुरुआत कर रहे थे तो लोगों ने ना जाने कितने सवाल पूछे कि आप लिट्टी लेके आ गए, बिहारी खाना क्या हो सकता है। बिहार का नाम वैसे ही बहुत बदनाम था। दोस्तों, आज हम आपको कहानी बताते हैं अपनी कि कैसे एक गांव से शुरू हुआ व्यवसाय आज 30 करोड़ का ब्रांड बन चुका है। दोस्तों, मैं आता हूँ एक किसान परिवार से। दादाजी मेरे किसान थे। पापा को वो जिंदगी समझ नहीं आती थी, तो उन्होंने व्यवसाय को अपना रास्ता चुना और उन्होंने साइकिल से अपनी शुरुआत की। साइकिल पे दुकान दुकान जाके सामान बेचना, और उससे धीरे धीरे उनकी शुरुआत हुई। जैसे जैसे उनकी जिंदगी में सुधार हुआ, हमारी जिंदगी भी वैसे ही सुधरती गई। जो हमारी शुरुआत पहले सरकारी स्कूल में हुआ करती थी, पहले हम सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, धीरे धीरे हम हमारे स्कूल हमारे हैसियत के हिसाब से बदलते गए। लेकिन एकदम से जैसे आम परिवार में होता है, आर्थिक स्थिति खराब होना बहुत आम बात है। हमारे घर में भी कुछ अलग नहीं था। तो हमारी आर्थिक स्थिति खराब हुई और डिसाइड हुआ घर में कि 4 बच्चों को पापा पढ़ाते थे, उसमें से 2 बच्चे बोर्डिंग में पढ़ेंगे और 2 को सरकारी स्कूल में आना पड़े। सीधे बोर्डिंग स्कूल इंग्लिश मीडियम से हम सरकारी स्कूल आ गए थे। चूँकि हम घर के बड़े बेटे हैं और पापा काम करते-करते चूँकि मुखिया बन चुके थे। एक नाम होता है, एक गाँव में कोई मुखिया या प्रधान बनना एक बड़ी बात होती है। तो लोग आपको देखते हों। इनफैक्ट गाँव से बोर्डिंग और हॉस्टल में जाने वाले हम पहले बच्चों में से थे। हमारे लिए सब कुछ नया था। तो आप लोग आप पे विश्वास करेंगे, लेकिन लोग आपका मज़ाक भी उड़ाएँगे अगर आपसे गलतियाँ होंगी। तो हम सरकारी स्कूल आए, इंग्लिश मीडियम से सीधे-सीधे सरकारी स्कूल आए। तो 10th का एग्ज़ाम उसी समय हो रहा था और गलती से हम 10th में फ़ेल हो गए। ऐसा लगा कि मानो ज़िंदगी थम गई हो, मतलब बहुत बड़ा पाप हो गया और लोग ने तानों से घेर लिया। बाबा-दादी जिनका सपना हुआ करता था कि कभी हमारा अखबारों में नाम आए, मतलब अखबार में नाम आना तो दूर, वो तानों से हमारी वजह से वो घिर गए थे। हम लोग दिन-दिन भर दूर-दूर, मतलब घर से बाहर रहते और रात को लौट के आते कि किसी का ताना नहीं सुनना पड़ेगा। ऐसा लगता था कि गाँव से बगावत हो गई है। जैसे हम ये मान चुके थे कि हम गाँव से निकलेंगे और कुछ ऐसा बन के आएँगे कि सारे दाग एक बार में ही धुल जाए। सबके तरह पापा का भी मन था कि उनका बेटा पढ़े, तो उन्होंने अपने हैसियत के हिसाब से हमें बार-बार पढ़ाया और उनको शिक्षा का महत्व शायद पता था। इसीलिए कभी कर्ज लेके, कभी ज़मीन बेच के, पर पढ़ाया सही। इस बार बारी थी हमारे हायर एजुकेशन की, तो उन्होंने सोचा कि हम दिल्ली जाएँगे इंजीनियरिंग करने। पापा का मन था, और पापा का क्या मन था, हमारे गाँव में इंजीनियर और सरकारी स्कूल से ऊपर तो कोई उठा ही नहीं था। दिल्ली पहुँचे इंजीनियरिंग करने, क्योंकि हिम्मत नहीं थी पापा को घर पे बताने की कि पापा हमसे इंजीनियरिंग नहीं हो पाएगा। तो दिल्ली तो आ गए थे, लेकिन मन में एकदम उलझन थी कि हम इंजीनियरिंग कर भी पाएँगे क्या? क्योंकि हमें तो व्यवसाय पढ़ना था। वहाँ तो नहीं बताया, पर पापा को दिल्ली बुलाया और दिल्ली बुला के उनको बोला कि पापा, मुझे ये नहीं पढ़ना है, आपने भी तो व्यवसाय ही किया है ना, आपने भी लाइ। तो थोड़ा गुस्सा हुए पापा, पर वो मान गए। मानो उनको भी लगता था कि अंदर से कि चलो कुछ नहीं, लेकिन जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। खैर हम दिल्ली आए, पर दिल्ली आके एक नए, मतलब दुनिया से, मतलब हम मुखातिब हुए, जहाँ पे लोग, मतलब एक तो ऐसा लग रहा था कि बिहार से आके मैंने बिहार में पैदा होके गलती कर दी हो। लोग ऐसे बोलते, बिहारी बोलते, तो पहले तो समझ नहीं आया कि ये बिहारी क्या है, लेकिन फिर बाद में चला कि बिहारी मतलब गाली की तरह लोग इस्तेमाल करते हैं। मतलब कोई साथ बिठाने को तैयार नहीं है। लोग दोस्त नहीं बना रहे हैं, और जो इक्के-दुक्के दोस्त बना भी लेते थे, वो भी हमें ऐसे बोलते थे कि आलोक, तुम बिहारी लगते नहीं हो। अब आप ये बताइए कि तुम बिहारी लगते नहीं हो, इसमें तारीफ़ है कि गाली है? गाली ही हुआ ना मतलब। कुछ लोग बुद्धिजीवी लोग हैं हमारे यहाँ से, जब उनको बोलता था कि बिहारी नहीं, तो वो प्राउड महसूस करते थे कि मुझे बोल रहा है कि मैं बिहारी नहीं हूँ। अरे भाई, मैं बिहार से हूँ तो बिहारी बोलूँगा ना। तो उस बात का एक एक दर्द था। ये था कि जहाँ से हम आते हैं, चंपारण वो एक जगह है, वहाँ का खाना इतना मशहूर है, बिहार में इतना सारा साहित्यिक कहानी है, इतने बड़े-बड़े लोग निकले हैं, इतनी और सारी चीज़ें बताने के लिए, लेकिन लोग सिर्फ़ गलत चीज़ों की बात करते हैं। तो एक कसक थी।
तो खैर इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट किया, 3-4 महीने बीत गए थे तो बीबीए में एडमिशन लिया। चूँकि हम लेट हो गए थे, तो जब आप लेट से कॉलेज आप जाते हैं ना, तो आपको दोस्त बनाना बहुत मुश्किल होता है। ना कॉलेज ने हमें अपनाया, ना हमने कॉलेज को अपनाया। तो हमारे पास बहुत सारा टाइम होता था कि हम बहुत कुछ करें। तो हम लोग सब कुछ करते थे। हमने टाइपिंग वाला काम किया, हमने कॉल सेंटर में काम किया, हमने होटल में काम किया, मतलब जो मिलता था वो करते थे। क्योंकि यही था कि अब कितना पापा से पैसा लेंगे, किसी दिन तो हम लौटाएँगे उनका पैसा, किसी दिन तो सारा दाग धो देंगे और पैसा उनका लौटाएँगे, उनसे पैसा लेना छोड़ेंगे, क्योंकि बहुत पैसा उन्होंने हम पे ऑलमोस्ट लुटाया था। खैर हमने सब किया, लेकिन एक और अच्छी चीज़ हुई थी। सिलिकॉन वैली और वहाँ के आ रहे स्टार्टअप से मैं बहुत प्रभावित था। खास करके गूगल, याहू और ऐसी कंपनी बना करती थी। तो हमने सोचा कि हम कुछ व्यवसाय जब करना ही है, तो हम बिज़नेस प्लान में पार्टिसिपेट किया करते थे। मतलब हमारी टीम नहीं हुआ करती थी, बट बिज़नेस प्लान और छोटी टीम लिख के हम शेयर किया करते थे। सौभाग्य से क्या हुआ कि 1-2 बिज़नेस प्लान में हम जीत गए और एक छोटी-सी 10 लाख की सीड फंडिंग मिली और मम्मी से 9 लाख रुपए लिए तकरीबन, और स्टार्ट किया bookingarena.com 2012 में। तब मैं तकरीबन 17-18 साल का रहूँगा, ग्रेजुएशन के आखिरी ईयर में। मतलब आसान नहीं था, मेरी मुझे भी नहीं आती थी और मैंने वो पहला व्यवसाय सोचा था। मैंने सोचा था कि क्यों यूएस से ही सर्च इंजन बनेगा गूगल, क्यों नहीं बिहार या भारत से एक बुकिंग इंजन बन सकता था। आइडिया ये था कि इंसान को हर तरह की बुकिंग एक सिंगल और सिंगुलर प्लेटफ़ॉर्म पे मिले। तो था कि अगर आपको मूवी की टिकट बुक करनी हो या कहीं आपको इवेंट बुक करना हो होटल में, या फ्लाइट की, या कुछ भी बुक करना हो, आपको एक सिंगल प्लेटफ़ॉर्म बुकिंग अरीना रहेगा। खैर, चूँकि हम वैसे बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, एक बहुत साधारण सा बैकग्राउंड होता है और साधारण सा ही कॉलेज था हमारा। ना हमको फंडिंग मिली और ना हमको बहुत सारे टाई अप मिले। मतलब 6-6 महीने हम लोग चक्कर लगाते रहते थे कंपनीज़ के, और हमको टाई अप नहीं मिलते थे। तो हमने शुरू किया, 18 महीने में पैसे भी खत्म हो गए और उम्मीद भी खत्म हो गई। मुझे ये समझ में आया कि हम व्यापार करने चल तो पड़े हैं, पर हमारे पास एक्सपीरियंस की कमी है। हमें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी था। ना मैं टेक बैकग्राउंड से था, ना ही मैं आईआईटी और आईआईएम से था। तो हमने सोचा कि एमबीए करूँ। तो एमबीए के लिए भी बहुत पैसे लगते हैं और पढ़ाई भी, कैट की प्रिपरेशंस भी करनी होती है। तो फाइनेंशियल टाइम्स की रैंकिंग देखा करते थे कि विदेश में पढ़ेंगे। मतलब हर तरह की जगह को हम जानने लगे थे सिर्फ़ किताब की नज़रों से। लेकिन ना हम उतने पढ़ाई में अच्छे थे और ना हमारे पास उतने पैसे थे कि विदेश जाके पढ़ सकें। तो हमने कॉलेज चुना, दिल्ली स्कूल ऑफ बिज़नेस, जहाँ पे इंटरनेशनल इमर्शन प्रोग्राम था। तो हमने सोचा कम से कम इस कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो कम से कम विदेश में पढ़ने का सपना तो पूरा हो जाए, क्योंकि उसमें नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर का एक छोटा-सा 3 महीने का एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम था। खैर, उसमें एडमिशन लिया और काम करते रहे। मतलब आइडिया ये था कि काम करते रहना है और सीखते रहना है, क्योंकि कभी भी हमेशा से ये था कि हम कुछ बड़ा बनाएँगे और अपना बनाएँगे। तो काम करना उसके लिए ज़रूरी था। तो एमबीए के दौरान भी मैंने माइक्रोसॉफ्ट में और जॉस्टल जैसी कंपनी में छोटे-छोटे ब्रीफ पीरियड के लिए काम किया। जब कॉलेज खत्म हुआ तो बारी आई नौकरी की। अब सबसे अहम किस्सा है यहाँ पे, जब मैं एमबीए के बाद जॉब के लिए जा रहा था, तो मेरा ये मानना था और पूरे दुनिया का ऐसा मानना था कि एक स्टार्टअप का फेल्ड फाउंडर है तो आराम से नौकरी मिल जाएगी, और मिलती भी थी। बहुत बड़े-बड़े फैशनेबल जॉब मिलते थे, क्योंकि एक फेल्ड स्टार्टअप का फाउंडर हूँ भाई। तो सोचा मुझे भी मिल जाएगी। तो कॉलेज के प्लेसमेंट ऑफिसर ने मुझे अपने कंपनी में पहले फाउंडर को लिखने को बोला। मैंने फाउंडर लिख के सीवी में दे दिया। फिर एक कंपनी में रिजेक्ट हुआ तो वो बोलते थे कि अपनी कंपनी में अपने आप को मैनेजर बनाओ। फिर उसके बाद एग्जीक्यूटिव बनाओ और फिर बोला कि हटा ही दो अपने आप को। तो जो कंपनी मैंने खुद बनाई थी उसमें मैंने फाउंडर से लेके एग्जीक्यूटिव और बाद में मैंने उसका नामो-निशान मिटा दिया, लेकिन कॉलेज प्लेसमेंट नहीं मिला। मैंने सोचा इन सबको छोड़ो, बाहर से खुद ट्राई करो। आप यकीन मानिए, मैंने बाहर से ट्राई किया और मुझे एक दिन में 5 ऑफ़र आए थे। वो 5 ऑफ़र ऐसे थे कि हर तरह के ऑफ़र थे उसमें, एग्ज़ीक्यूटिव लेवल से लेके वीपी सेल्स तक के ऑफ़र थे। बहुत रिनाउंड कंपनी है जो आज वो बहुत अच्छा कर रही है, उसमें वीपी सेल्स तक का ऑफ़र मिला था। पर जिद थी कि जो भी करेंगे शुरुआत से करेंगे। अगर वीपी सेल्स आज बन गया तो मैं शुरुआत तो देख ही नहीं पाऊँगा। तो मैं जब अपनी कंपनी बनाऊँगा तो बड़ा कैसे मैं नीचे वालों की तकलीफ़ कैसे समझूँगा? तो मैंने जॉइन किया लिटिल, जो कि पेटीएम की एक ऐसी कंपनी थी जो ऑफलाइन टू ऑनलाइन डील को लेके आया करती थी, जो आस-पास की आपके जगह में आपको डील्स दिया करती थी। वो कंपनी जॉइन की एज़ अ एग्ज़ीक्यूटिव। तो पापा का ये कहना था कि चलो तुम पढ़ाई में अच्छे नहीं हुए, लेकिन जहाँ काम करना वहाँ दिखा देना कि तुम हो मेहनत से, क्योंकि मेहनत तो तुम्हारी है ना। पढ़ाई नहीं आता, मेहनत तो कर सकते हो ना। मेहनत तो हम सबको आता है करने, बिहार के लोगों को मेहनत करना तो आता ही है ना। तो हमने भी मेहनत किया। उस कंपनी में 3 साल तकरीबन काम किया है मैंने, और मेहनत से वही बच्चा जो बिहार से आया था, जो पहले अंडर कॉन्फिडेंट था, जिसका लोग मज़ाक उड़ाते थे, अब यहाँ पे एक टॉप एग्ज़ीक्यूटिव था।
3 साल तक तकरीबन मैं टॉप परफॉर्मर रहा हूँ इस कंपनी में। लेकिन एक बात अच्छी हुई थी, ये कंपनी में आने से ये हुआ था कि मैं नेशनल पार्टनरशिप देखने लगा था, तो बहुत सारी कंपनी, फूड की कंपनी, उनके ओनर्स और उनके किचन टीम के साथ समय बिताने का बहुत मौका मिला था। तो मैं किचन और ये रेस्टोरेंट के बिजनेस को बहुत बारीकी से जानने लग गया था। तो एक सॉफ्ट कॉर्नर तो था कि मैं व्यापार रेस्टोरेंट का तो आराम से चला सकता हूँ, ये भी मेरी मासूमियत ही थी। लगता था देख के बाहर से सब चला सकता हूँ। फिर सोचा कि चलो अब अगला क्या करें। 3 साल बीत गए थे, पेटीएम छोड़ने का समय आ गया था, तो मैंने सोचा कि अलग अलग इंडस्ट्री को जानते हैं। तो रवीश कुमार जो हमारे बिहार से आते हैं, उनसे बहुत प्रभावित था। तो सोचा कि एनडीटीवी ज्वाइन कर लेते हैं, उनके साथ काम करने का मौका मिला। खैर एनडीटीवी ज्वाइन तो कर लिया, उनका शो तो नहीं मिला, पर गैजेट गुरु मिला। वो शो वहाँ पे काम करता था, लेकिन जब वहाँ काम करता था मन नहीं लगता था, मुझे लगता था कि कुछ अपना करना है। तो मैंने सोचा कि जॉब के साथ ही ना, उसमें बहुत टाइम मिल जाता था मुझे, जॉब के साथ ही ना मैं अपना कुछ चालू करूं, क्योंकि वो समय आ गया था। क्योंकि 2 चीज़ों ने मुझे क्रांतिकारी बनाया था। एक तो ये था कि तकरीबन मुझे कुछ ऐसा करना है कि मैं सारे के सारे दाग धो दूं कि मैं बिहार से आया हूं और वहाँ जितने भी ताने हैं सब खत्म हो जाए एक बार में। दूसरा ये था कि ये लोग जो बार-बार जो हमें बिहारी गाली की तरह देते हैं ना, हम बताएँगे कि हम बिहार से हैं, तो हम बिहारी क्या कर सकता है, ठीक है? तो कुछ ऐसा करें जहाँ पे मेरा कंट्रोल हो। तो हमने सोचा कि खाने का व्यवसाय करते हैं, क्योंकि उसको मैं अब ठीक से समझ गया था। तो खाने का व्यवसाय जब करने का सोचा, तो दर्द ये था क्योंकि चूँकि घर से हम लोग कट चुके थे, बहुत दिन-दिन तक घर नहीं जाते, तो हम लोग को घर की बहुत याद आती थी। बट चूँकि 1000 किलोमीटर दूर आप दिल्ली रहते हो, तो बार-बार नहीं जा सकते हो, फाइनेंशियल तंगी हो सकती है, दूर है तो लॉजिस्टिक का प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम लोग फूड कोर्ट इंडिया के, मतलब आप जैसे दिल्ली में हैं, तो दिल्ली के फूड कोर्ट में जाते थे, तो हम वो देखते थे कि हम भारत में बैठे हैं और भारत के अपने फूड कोर्ट में भारत से ज़्यादा विदेश के ब्रांड हैं। चाहे वो पिज़्ज़ा हट ले लो, कोस्टा कॉफ़ी ले लो, बर्गर बर्गर किंग ले लो, या कोई भी मैकडॉनल्ड ले लो, या कुछ भी, बहुत सारा ब्रांड जो है विदेश का है, डोमिनोज़ है। तो हमने सोचा कि यार इंडिया में लोग इक्के-दुक्के थे वैसे इंडिया के ब्रांड, लोग उसमें खाते भी थे। हम लोग भी बर्गर पिज़्ज़ा खाते हैं, लेकिन हम लोग इतने देसी इंसान हैं कि हम लोग कितना भी बर्गर पिज़्ज़ा खा लें, जब तक अपने घर का दाल-भात या अपना खाना नहीं खाएँगे ना, ऐसा लगेगा नहीं कि पेट हमारा भरा हुआ है। तो हम लोग वैसे इंसान थे। तो तकरीबन ज़्यादा लोग भारत के जो होते हैं हमारे लोग, उनके अंदर ये मासूमियत, ये ठेठपना, ये देसीपना होता है। वो बताएँगे नहीं, कपड़े ऐसे-ऐसे पहन के अच्छे पहन लेते हैं, बताएँगे नहीं, बट ये होता सबके अंदर ही है। वो खाएँगे तो इंडिया के देसी रेस्टोरेंट में, बट फ्लॉन्ट हमेशा स्टारबक्स कॉफ़ी को करेंगे। और इस बात का दुःख भी था कि हम कुछ ऐसा बनाएँगे जिसको लोग सिर्फ़ खाएँ ही नहीं, बल्कि सेलिब्रेट करें। मतलब उसको सिर्फ़ खाएँ नहीं, सेलिब्रेट सेलिब्रेट करें, प्राउडली फ्लॉन्ट भी करें। तो हमने सोचा, और ये वही जगह है जहाँ से गाँव का जन्म हुआ था। और गाँव क्यों इसका नाम पड़ा था? क्योंकि मैं गाँव से आता था और बहुत-बहुत दिन हो जाया करते थे। हमको लगता था कि लोग गँवार बोल देते हैं, इतना मज़ाक उड़ाते हैं, तो हम बनाएँगे तो वही जिसके लिए हम गालियाँ सुने हैं। हम बनाएँगे गाँव और बताएँगे कि गाँव वही है जो हमारे अंदर और आपके अंदर बसता है। तो शुरुआत की हमने गाँव की, और हमने राजस्थानी, बिहारी और अवधी क्यूजीन को लोगों के प्लेट में गाँव के माध्यम से ला के रख दिया। अब लोग यहाँ गाँव में आते थे और उस खाने को ना सिर्फ़ खाते थे, बल्कि उसको प्राउडली फ्लॉन्ट करते थे। हमारे यहाँ जब लोग आते थे, हमने जब शुरुआत का सोचा था कि हम साइकिल पे एक ठेले की तरह स्टार्ट करेंगे, बाद में फिर एटीएम पहुँचे और फिर ये गाँव बना एक पूरा। एक पता भी नहीं था कि एकदम से इतना लोग उसको एप्रिशिएट करेंगे। लोग उसको उसके बारे में बात कर रहे थे। लोग जगह-जगह से फ़ोन करते कि सर आप यहाँ गाँव खोलिए। यहाँ तक कि लोग यहाँ से पैक करा के पुणे और बम्बई लेके जाने लगे, मुंबई लेके जाने लगे उस खाने को। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। जब गाँव से कोई ऐसा लड़का आता है, उसको लगता है कि मतलब एकदम से जब उसको सफलता मिली, तो उसका थोड़ा-सा ज़मीन से ऊपर उठना स्वाभाविक है। हमारे लिए भी कुछ अलग नहीं हुआ था। अलग-अलग से कॉल आए, हमने भी रातों-रात सपने देखने शुरू कर दिए कि हम कहीं और जाएँगे मतलब। ख़ैर हमारी कहानी आगे बढ़ी, हमने सोचा कि चलो इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, और बड़ा करने का सोचा कि लाजपत नगर में कुछ बड़ा ही स्टोर खोल दिया। तो लाजपत नगर के सेंट्रल मार्केट में एक बहुत बड़ी जगह ली, तकरीबन 1.5 लाख का रेंटल था। 1.5 लाख की रेंटल पे हमने वो जगह ली और वो आउटलेट बना ही रहे थे। तब हमको लाइफ़ का पहला लेसन मिला कि आप जब व्यवसाय करने का सोचते हैं ना, तो जितना सोचते हैं उतना ही नहीं होता, ये उससे बहुत बड़ा होता है। तो जैसे ही हम लाजपत नगर बना रहे थे, जैसे हम बना ही रहे थे, उसी समय क्या हुआ कि हमारा पहला स्टोर जो हमारा साकेत वाला जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, वो स्टोर सील हो गया। गवर्नमेंट ने उसको सील कर दिया क्योंकि वो मास्टर प्लान के किसी हिस्से में नहीं आता था। तो जहाँ एक तरफ हम अपनी कहानी की शुरुआत करने की मतलब एकदम से आसमान में उड़ रहे थे, एकदम से ज़मीन पे पटक दिए गए। हमको लगा कि मतलब हमारी दुनिया ही खराब हो गई, क्योंकि अब तो जहाँ से एक हमारा ब्रेड विनर हमारा आउटलेट था साकेत वाला, उसको भी शिफ्ट करना था और लाजपत नगर नया तो बन ही रहा था। बहुत सारा पैसा नुकसान हो गया क्योंकि जब आउटलेट सील होता है आप कुछ निकाल नहीं पाते। आउटलेट वो बंद हो गया था। तो स्वाभाविक है कि 2-3 महीने ऑपरेशन नहीं चलेगा।
वेंडर्स गालियाँ देते थे, बोलते थे कि तुमको उठा के लेके जाएँगे, तुमको मार देंगे, काट देंगे, ऐसी-ऐसी बातें। तो फ्रस्ट्रेशन होना, फ्रस्ट्रेट होना, किसी पे चिल्ला देना, कहीं पे लेट जाना, डिप्रेस होना बहुत आम बात थी। हमारे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। मतलब एकदम आसान नहीं थी ये लाइफ़, लेकिन हम लोग कैसे जाते और क्या बोलते कि हम मतलब गाँव में अब क्या बोलते कि हम ये मुँह लेके जाएँगे वहाँ पे, फिर ये बोलते कि गाँव को गाँव में ही छोड़ आएँगे, गाँव को शहर में कैसे लाएँगे? तो हम हारे नहीं, फिर से दोबारा उठे और वो दोनों आउटलेट लाजपत नगर और जो साकेत को मालवीय नगर शिफ्ट किया, दोनों को बढ़ाया। तकरीबन 3 करोड़ की रेवेन्यू पे लेके गए। लोगों ने हर तरफ से हमको सराहा। लोगों ने सर आँखों पे लिया। इनफैक्ट 50% का रिपीट रेट था हमारा। और खाना तो बिहार, राजस्थान और अवध का था, लेकिन खाते पूरे इंडिया से लोग थे। हर जगह से लोग इसको सराह रहे थे। जब हम 3 करोड़ के रेवेन्यू तक पहुँचे ही थे, तब तक कोविड आ गया। मतलब ऐसा लगता है कि कुछ भी आसानी से नहीं मिला है हमें। जितनी बार भी हम जितनी ज़ोर से कोशिश करते, उतनी ज़ोर से पीछे हमें धकेल दिया जाता। इस बार जब कोविड आया, तो जॉब छोड़ी नहीं थी, मैं जॉब भी करता रहता था। सिटी हेड की पोज़ीशन पे काम कर रहा था, एक कंपनी थी हंगर बॉक्स। मैंने तकरीबन 10 साल काम किया है। जॉब के साथ ये गाँव बना है एक्चुअली। हमारे लिए जॉब छोड़ना इतना आसान नहीं था, क्योंकि चूँकि विज़न बड़ा होता है ना, तो बहुत सारे पैसे लगाने पड़ते हैं। बहुत सारा कर्जा आपके सर पे हो जाता है, बहुत सारा लोन हो जाता है, बहुत सारा हाई इंटरेस्ट पे आपने कर्ज ले रखा है। तो दोस्तों, आपको बताना चाहता हूँ कि जो लोन की मैंने बात की, वो लोन छोटा-मोटा नहीं था। वो लोन तकरीबन डेढ़ करोड़ रुपए ले लिए थे, क्योंकि 2 आउटलेट जब एकदम से नया आप बनाते हैं और चूँकि गाँव एक थीम रेस्टोरेंट है, उसमें बहुत सारा एस्थेटिक्स पे खर्चा होता है, बहुत सारा इंटीरियर पे खर्चा होता है और वो एकदम से जब आप बंद हो जाए, आपके सारे रास्ते बंद हो जाए, 1.5 करोड़ का लोन था और उसमें सारे बैंक के लोन नहीं थे। कुछ गाँव से लिया हुआ लोन था, जो एज़ मच एज़ 36% पर एनम के इंटरेस्ट पे लिया गया लोन था। सारे दोस्तों से पैसे लिए थे, मतलब कोई ऐसा दरवाज़ा नहीं है जो हमने खटखटाया नहीं था। और जब आउटलेट बंद होता है और जब पहला कोविड आया था, सबको पैसे की प्रॉब्लम आई थी और लैंडलॉर्ड इतने कोऑपरेटिव नहीं थे, मतलब बहुत परेशान करते थे। तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था बल्कि हम गाँव को बंद कर दें। खैर, हमने गाँव को बंद करने का ही सोचा, लेकिन जो हमारे वेंडर्स थे, जो हमारे स्टाफ थे, वो तो पैसा माँगेंगे। वो दिन-रात परेशान, दिन भर कॉल करते थे। यहाँ से धमकी आता था, उधर से धमकी कि तुमको उठा लेंगे, तुमको कुछ भी कर देंगे। और मैं डिप्रेस हो गया और उस समय मेरे को-फाउंडर्स मेरे साथ नहीं थे, मैं अकेला था। एक घर में रहता था, जहाँ पे हर तरफ से अंधेरा था। मतलब इतना डिप्रेस हो चुके थे कि मतलब घर से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता था। मतलब दिन-दिन भर लाइट बंद करके घर में सोना बहुत आम बात थी। मतलब ऐसा लगता था कि जैसे हार मान गए हो। मतलब बॉडी पे कंट्रोल नहीं था। ऐसा नहीं था कि हिम्मत नहीं था हमारे अंदर लड़ने की, लेकिन बॉडी अपने आप बालकनी की तरफ जाता था। मतलब ऐसा लगता था कि अ, आज ही लाइफ खत्म हो जाएगी। कंट्रोल था बॉडी पे, वेंडर्स कॉल करते थे, कभी घर का ख़्याल आता था, कभी लगता था कि अब यहीं पे खत्म हो गई सब, क्या मतलब 7 साल से लड़ रहे थे तकरीबन हम लोग। इनफैक्ट 2012 से हमारी कहानी शुरू हुई थी, अब यहीं पे खत्म होने वाली थी। सब तरफ अंधेरा था, कुछ भी नया नहीं दिख रहा था, लेकिन सब कुछ बुरा ही नहीं हुआ था, कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई थी। लोगों के कॉल आते थे, मतलब वो मोटिवेट करते थे कि सर आपका खाना अच्छा है, ज़रूरी थोड़ी ना है कि आप रेस्टोरेंट चालू करेंगे तभी हम खाना खाएँगे। आप इसको क्लाउड किचन में चालू कीजिए और उस समय हम बहुत सारे ब्रांड के साथ भी काम कर रहे थे, हंगर बॉक्स में होते हुए। तो लोगों ने बहुत मोटिवेट किया, हमारे को-फाउंडर्स एकदम से आए, सब लोग साथ आए और इस बार हम लोग पहले से ज़्यादा मजबूत था हमारा इरादा। पैसे थोड़े कम थे, पर सोचा इस बार क्लाउड किचन में गाँव 2.0 चालू करेंगे। इस बार तकरीबन हम तीसरी बार चालू कर रहे थे व्यवसाय। मतलब वही व्यवसाय जिसको मतलब इतना जब आप नया करने निकलते हो, तो सब कुछ आसान नहीं होता। बट इस बार हमने दोबारा से स्टार्ट किया था और एक छोटा-सा क्लाउड किचन डीएलएफ फेज़ 1 से हमने स्टार्ट किया। लेकिन इस बार गाँव के साथ हमने एक दूसरा ब्रांड चंपारण मीट कंपनी भी ऐड कर दिया था। आइडिया ये था कि चंपारण जहाँ राजस्थान, बिहार और अवध की क्यूज़ीन को प्रमोट करेगा, चंपारण सिर्फ़ चंपारण की डिशों को प्रमोट करेगा। लोगों ने उसे सराहा भी बहुत, सर आँखों पे बिठाया। लेकिन उसी समय शार्क टैंक का क्रेज़ भी पूरे इंडिया में आया था। वो एंटरप्रेन्योरशिप का वेव बन के पूरे इंडिया में वो छा रहा था। हम इससे कैसे पीछे रहते? हम तो हर जगह हाथ-पाँव मारे थे। ऐसा कोई जगह नहीं था जहाँ हम छोड़ते। तो हम भी चले गए शार्क टैंक में, क्योंकि गाँव को तो आवाज़ चाहिए थी और शार्क टैंक से बड़ा मंच हो नहीं सकता था। तो हमने शार्क टैंक में अप्लाई करना चाहा। हमने अप्लाई किया, हम जब सीज़न 2 में अप्लाई किए, तो हमको बुलाया गया कि आप आइए। पर चूँकि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री जो है ना, बहुत ही वीआईपी सेक्शन है, क्योंकि जब कोविड आया था ना, बहुत सारे इन्वेस्टर्स के पैसे जले थे, बहुत सारे लोग बहुत परेशान हुए थे। तो जब आप रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से होते हैं, तो लोग आपको जज बहुत करते हैं, आपको पैसा नहीं देना चाहते। तो शार्क टैंक जैसे स्टेज पे पहुँचना भी बहुत मुश्किल था। इक्के-दुक्के ही मतलब फूड के स्टार्टअप पहले शार्क टैंक में आया करते थे। तो हमको बोला गया रेडी रहने के लिए, पर हमें बुलाया नहीं गया। तब हम तकरीबन 90 लाख से स्टार्ट हुए थे। सीज़न 3 आया, हमारे स्टोर्स भी बढ़ रहे थे, अब हम 4 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कर रहे थे।
हमने दोबारा से कोशिश की। यहाँ पे भी हमें मना कर दिया क्योंकि हम लिट्टी लेके जा रहे थे ना, नया खाना था, सबको समझा पाना, बिहार का खाना, राजस्थान का खाना, सबको समझा पाना बहुत मुश्किल था। इतने अच्छे तरीके से नहीं लेता दुनिया इस तरह के खाने के, जब इस तरह का आप नया व्यापार चालू करो। खास करके कैटेगरी क्रिएशन का धंधा है जहाँ पे लोगों को समझाना होता है उस खाने के बारे में, तो बहुत समय लगता है इंडस्ट्री को बनाने में। खैर हम हार नहीं माने, सीजन 3 आया, तब हम 6 करोड़ कर रहे थे। तो वो जितनी बार हमें मना करते थे, उतनी जोर से आवाज़ करके हम वहाँ पे पहुँचते थे। हम प्रयास करते रहे और इस बार सोचे कि इस बार अगर आप नहीं लोगे तो हम लगभग तोड़ के आएँगे दरवाज़ा। और इस बार हम 6 करोड़ कर रहे थे, हम 5 स्टोर तक पहुँच गए थे। अब हम सिर्फ गुड़गाँव में नहीं बल्कि दिल्ली में, नोएडा में भी थे। गुड़गाँव में तो हमारे 3 स्टोर थे। अब हम तकरीबन 6 करोड़ की रेवेन्यू कर रहे थे और 2 लाख से ज़्यादा लोगों को लिट्टी खिला चुके थे। और तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा लोग हमारे खाने को, जो बिहार, राजस्थान और अवध से आया है, वो खा चुके थे। और वो सिर्फ बिहार, अवध और राजस्थान के लोग नहीं थे, वो भारत के हर हिस्से से आए हुए लोग थे। शार्क टैंक कितनी बार मना करता, उन्हें तो लेना ही था। इस बार हमने लिया। और जब हम स्टेज पे खड़े थे तो एकदम से पीछे रिवाइंड हो गया। ऐसा लगा कि हम पीछे चले गए जहाँ से हमारी शुरुआत हुई थी। वहीं गाँव से एक अंडर कॉन्फिडेंस सा लड़का जो आया हुआ था, जो हर बात पे घबराता था, डर जाता था, साफ-साफ उसके चेहरे पे दिखाई देता था। पहले 5 मिनट तकरीबन बहुत डरा था, पर एक हिम्मत भी थी कि जहाँ से हम चल के आए हैं, वहाँ से लोग हमारे लिए, जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ से तो मुज़फ्फरपुर या पटना जाना भी बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, आज जब मैं यहाँ खड़ा था तो एकदम से वो फ्लैशबैक आ रहे थे कि जहाँ पे दादी और दादा हमारे लिए अखबार में आने के सपने देखा करते थे, आज वो एक नेशनल टेलीविज़न फ़िल्म सिटी में खड़ा था। थोड़े इमोशंस थे क्योंकि दादी ये देखने के लिए नहीं थी, पर दादा तो थे। पूरा हमारा गाँव, पूरा हमारा समाज, पूरा बिहार और पूरा हिंदुस्तान गाँव को सेलिब्रेट कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो हमारे साथ कंधे से कंधे मिला के खड़ा हो कि हम भी हैं तुम्हारे साथ। ऐसा लगा कि गाँव सिर्फ मेरा नहीं, हम सबका ब्रांड है। चूँकि खाना अलग था, लोगों के सवाल भी बहुत थे, तो ज़ाहिर है कि ट्रायल्स भी बहुत होंगे, सवाल भी बहुत पूछे गए कि लिट्टी कैसे भारत का अगला समोसा बनेगा? ये कैसे मोमो को रिप्लेस करेगा? चंपारण मीट भारत का अगला बिरयानी कैसे बन सकता है? क्या लिट्टी बड़ा ब्रांड बन सकता है? क्या लिट्टी स्नैक्स बन सकता है? क्या बिहारी खाना इतना आगे जा सकता है? क्या इसको पैक्ड फॉर्मेट में सबसे लंबा ट्रायल हुआ। शायद शार्क टैंक के इतिहास का सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस भी हमसे पूछा गया। 2 घंटे तक हम टिके रहे और 2 घंटे बाद जब हम वहाँ से निकले हैं, हमें फंडिंग मिल गई थी। लेकिन फंडिंग मिलने से ज़्यादा खुशी ये थी कि हमने गाँव को आवाज़ दे दी थी। हमने गाँव को लगभग हर शहर पहुँचा दिया था। विश्व के मंच पे आ चुका था जहाँ लोग उसकी बातें कर रहे थे। हमारा खाना, जिसको लोग पहले हँसते थे, उसकी लोग अब बातें कर रहे थे। तो दोस्तों, बिहार से निकला हुआ एक ऐसा ब्रांड एक विश्वास बन चुका था स्टार्टअप इकोसिस्टम में। बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश या असम जैसे छोटे राज्य जहाँ से स्टार्टअप इकोसिस्टम में पार्टिसिपेशन कम है, उनकी आवाज़ बनने का। और आगे चल के ये कम से कम 200 स्टोर और 500 करोड़ की रेवेन्यू बनेगा। ये आपको जोश टॉक के मंच से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, क्योंकि बिहार और बिहारी गाली बन के हमारी ज़िंदगी में आया था और इस बात का दुःख रह गया था मुझे। लेकिन बिहार और बिहारी को कितनी भी गालियाँ दे दो, बिहार और बिहारी हमेशा ऊपर आते रहेंगे, पर बिहार आएगा ज़रूर ऊपर। और यहाँ पे जोश टॉक की भूमिका के बारे में ज़रूर बात करना चाहूँगा, क्योंकि ये हम सबके बीच से निकला है। ऐसा लगता है कि ये उस हर एक स्ट्रगल को छूता है जो किसी भी युवा को या किसी भी उस इंसान को जो अपनी एक सफ़र में है, कुछ बनाने के सफ़र में है, उसके लिए एक मोटिवेशन से कम नहीं है। मैं जोश टॉक के मंच को आज ही नहीं, बहुत पहले से एज़ अ फ़ैन फ़ॉलो करता रहा हूँ। आज जब यहाँ पे आया हूँ, बहुत डरा हुआ हूँ। एक ऐसा लग रहा है कि एक सीने पे एक बोझ है, क्योंकि जिस चीज़ को मैं देखते आया हूँ, जिस चीज़ को इतने सालों से मैं देखते आया हूँ, फ़ॉलो करते आया हूँ, इतनी सारी कहानियाँ दी है इस मंच ने, और उस कहानी के बीच में एक खुद कहानी बन के खड़ा हूँ। ये कितनी बड़ी बात है मेरे लिए। मतलब जब मैं यहाँ पे आ रहा था, आपसे बात कर रहा था, एक अलग सा डर था, क्योंकि एक तरफ तो मैं एज ए स्पीकर आया हूँ, एक तरफ से मैं फ़ैन भी हूँ इसका, तो स्वाभाविक है कि थोड़ा घबराहट मेरे दिल में है। जोश टॉक मंच बड़ा है, इन्होंने बहुत सारे हमारे जैसे लोगों को आवाज़ दी है, बहुत सारे लोगों की कहानी को आप लोगों तक पहुँचाया है, और यहाँ आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और कोशिश करता हूँ कि आपने इसे समझा होगा। हमारी कहानी आपके बीच जोश टॉक के माध्यम से पहुँच रही है, और आपको ये आपके जर्नी में थोड़ी सी मदद करे या आपके लिए किसी भी काम आ सके।